लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था उसका मैं सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ और देन फिर हम लोगों ने ये पढ़ना है। आज का हमारा वो टॉपिक सिर्फ लास्ट थोड़ा सा रह गया था, उसको हम लोग करते हैं एंड देन फिर इसको करते हैं, ठीक है। तो वो सबसे पहले मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। लास्ट टॉपिक ये जी, लास्ट टॉपिक हम लोग ये पढ़ रहे थे शायद। स्क्रीन शेयर हो गई ना? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। अच्छा, जैसे पढ़ना शुरू किया आवाज कटना शुरू हो गई। नहीं कट रही सर। अब आ रही है सही आवाज? सर ये भी एक इशू है सर, आवाज जी? कटने लग जाती है सर जी। अब बेहतर है? हाँ जी सर, बीच में एकदम कट जाती है, वैसे बेहतर ही है। चलिए अल्लाह खैर करे। अच्छा, अब रुक ये हमारे पास लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कशंस की थी, डिस्कशन में ये एग्जांपल नंबर 8 हम लोगों ने की थी, ये सिस्टम विद एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशंस जो हैं वो 2 हैं लेकिन नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 थे, तो इसे हम लोगों ने सॉल्व किया था, याद है ना? अच्छा, बल्कि अभी मुझे याद आ गया कि रामीन, आप लोगों की क्लास में एक लड़की है अभी अगर मौजूद है यहाँ पर, तो इन्होंने मुझसे ना लास्ट एक क्वेश्चन पूछा था। तो वो क्वेश्चन रामीन अगर आप मौजूद हो तो दोबारा रिपीट कर सकते हो? सर वो जो मैंने आपसे उस पे पूछा था कॉल पे। हाँ जी सर वो ये पूछा था कि मेरे जो क्वेश्चन था उसके क्वेश्चन अंदर नंबर कौन सा था? वो था 33 नंबर जी। अभी ये देखो 33 नंबर क्वेश्चन जो है इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसमें गौर कीजिएगा कि 33 नंबर क्वेश्चंस में हमारे पास है क्या कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1, 2, 3 और 4 हैं, लेकिन नंबर ऑफ इक्वेशंस सिर्फ 2 हैं। तो हमें इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। लास्ट टाइम हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल 1 ज्यादा था, आज इस इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल 2 ज्यादा है। देन हम इस इक्वेशन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह से 35 नंबर क्वेश्चन में देखें कि इक्वेशन जो है वो कम है और इक्वेशन ज्यादा है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम है। जैसे x, y और z तो 3 वेरिएबल हैं लेकिन इक्वेशंस कितनी हैं? 1, 2, 3, 4, यानी दोनों तरह से पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि हम लोगों ने इनको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये हम देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यहाँ क्या करते हो, ये लिख लेते हो 4, 12 -7 -22 और लास्ट टर्म आपके पास कौन सी आ गई? लास्ट टर्म आ गई आपके पास 20, पहले -20 फिर -22 है। जी जी ठीक है, और 22 ये आपके पास आ गया। और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन जब आपके पास बन गई वो बन गई 3 एंड देन 9 और फिर इसके बाद -5 और फिर -28 और लास्ट हमारे पास है 30। तो अब इसको अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है जनाब कि इन दोनों को हमने यूज करना है और इस जगह ये जो पहला है यहाँ 1 बनाना है। यहाँ क्या बनाना है? 1। तो बेहतरीन तरीका तो ये है कि हम लोग सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन नंबर, तो अगर हम देखें तो 4 में से 3 निकालें तो क्या आएगा? 1। सर उसको -1 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हाँ जी, सेकंड इक्वेशन को? सेकंड इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन उसमें ऐड कर देंगे। तो माइनस ये पॉजिटिव वन आ जाएगा, ये -9 होगा। 12 - 9 कितना आ जाएगा? 3। और देन इससे जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 5, तो -2 बन जाएगा। अगला क्या आएगा जी? -8। सर हम इसको 4 से डिवाइड क्यों नहीं कर देते? वो फ्रैक्शन में आ जाएगा, क्वेश्चन ज्यादा मतलब टफ हो जाएगा डी कैलकुलेशन, तो हम फ्रैक्शन से बच रहे हैं बस। कैलकुलेशन हम सर ये डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव रूल 8 है। आएगा नहीं 20, हाँ जी पॉजिटिव 8।
आप सही कह रहे हो कि आप वो भी कर सकते हो, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन उसमें हम अपनी सहूलत के लिए ये कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ज्यादा बेहतर तरीके से रहे। ठीक है, और ये आ ठीक जाएगा है। -8। अच्छा, अब हमारे पास अगला जो नीचे वाली इक्वेशन है वो वैसे ही रहेगी। वो इक्वेशन क्या है हमारे पास, -3, और वो सारा उसी तरह से आ जाएगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने यहाँ नीचे जो है 0 बना लेंगे, यानी ये 3 और ये 9 और ये -5, और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्या बन गया, -28, और उसके बाद अगली जो वैल्यू है 30। अब क्या करेंगे कि किस तरह से ये 3 जो सा वो 0 में convert है। जी, ये 3 0 में कैसे कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर हम लोग इस पहली इक्वेशन को -3 से मल्टीप्लाई करें एंड देन ऐड कर दें, तो ये यस 3 किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 0 में। ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और इस 3 को जब हमने मल्टीप्लाई किया -3 से, तो ये सर, ये -9 भी 0 में हो जाएगा। 0 में आ जाएगा, और यस इससे सर। अगली वैल्यू जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बनेगा, -11। इसे जब हमने -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये +6 -6 बन, -6 और नहीं +6 बन जाएगा, +6 -1 तो +6। ये 1 आ जाएगा। यहाँ -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये -24, -24 और -28 कितना हो गया, -14, यही आएगा ना। सर यस 54 आएगा, जी 52 सॉरी। 52 आ गया, और अगली वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास, तो जब -24 सर वो 54 बनता है शायद। ये 54 बन गया। अच्छा, अब आपके पास क्या हुआ कि ये वाली इक्वेशन जो है ये यहाँ से खत्म हो जाएगी, तो ये वाली इक्वेशन खत्म हो गई और ये 2 इक्वेशन बन गई। अब जब आप इसे कन्वर्ट करोगे दोबारा इक्वेशन फॉर्मेट में, तो वो किस तरह से लिखोगे, सर वो 54 नहीं 6 बनेगा क्योंकि पॉजिटिव का 30 है। चलो 6 बन गया जो भी है। अच्छा, जब आप इसको दोबारा से इक्वेशन फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास x, और यहाँ क्या आएगा, +3x 3y, ये वाला x बन गया, ये y बन गया, प्लस y, और अगला क्या है -2z, और इससे आगे क्या है -20w, सॉरी -2z, और ये क्या बन जाएगा -8z या w और इज इक्वल टू -8, और दूसरी इक्वेशन में यहाँ z रह जाएगा और ये w रह जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ w जो सा है इसको थोड़ा सा आपने यहाँ से बता दें कहाँ से, सर। ये सेकंड इक्वेशन से सर, ये मेरा नेट चला गया था, लाइट चली गई थी। आपके पास जो सेकंड इक्वेशन डेवलप हुई ना, उस सेकंड इक्वेशन में दोबारा से हमने x, y और z की फॉर्मेट में वैल्यू लिख दी। जब वैल्यू हमने लिखी तो ये 0 0 तो खत्म हो गया, आपके पास सिर्फ z और w की फॉर्मेट में वैल्यूज आ गई। ठीक है, आपने w को t लेट कर लेना है, w को क्या लेट कर लेना है, t, w को t लेट कर लेंगे। अच्छा, जब आपने w को t लेट किया तो z इन द फॉर्म ऑफ t आंसर आ जाएगा, z क्या आ जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ t। अब वो क्या आएगा आप लोग खुद से देख लीजिएगा। अच्छा, उसके बाद अगला क्या है, y जो है इसको भी आपको कुछ ना कुछ नई सपोजिशन करनी पड़ेगी, तो y को हम सपोज कर लेते हैं s। ठीक है, y को क्या सपोज कर लेते हैं, s। तो x जो है, अब z जो है ये इन दी फॉर्म ऑफ t आंसर आ रहा है, और x जो आएगा वो आंसर आएगा इन दी फॉर्म ऑफ t एंड s बोथ, यानी x के अंदर क्या होंगे, t और s दोनों होंगे, y सिर्फ s होगा, w जो है वो सिर्फ t होगा, और z जो है वो इन दी फॉर्म ऑफ t कोई आंसर होगा।
ठीक है, ये बात क्लियर हो गई जी? यस। आप लोगों ने ये असाइनमेंट में भी था तो यकीनन ये कर लिया होगा कि x सर समझ नहीं आई। चलो, कहाँ से समझ नहीं आई भी? सर ये सपोज वाला टी, ये आपके पास z इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा? ये वाली इक्वेशन ये आएगा z इज इक्वल टू 54 प्लस 52w, यही बनेगा। यस। ये जी, ये इक्वेशन यही बनेगी ना, 52w प्लस 54। क्या ख्याल है भाई? ये क्वेश्चन किसने पूछा था? जी सर आगे। तो अच्छा, ये अब w को आपने t पुट कर लिया तो z आ जाएगा 52t प्लस 54। 106t। नहीं 54 के साथ तो नहीं है ना, हम ऐड तो नहीं कर सकते, तो z आएगा 52t प्लस 54। ठीक। और सर y को हमने s सपोज कर लेना है। हाँ जी, y फिर दोबारा s सपोज हो जाएगा क्योंकि y के भी सपोजिशन जरूरी है, वो तो हमारे पास बनता ही नहीं कुछ। सर तो हम Z कर फिर क्यों रहे हैं? जी, और फिर हम इसमें कोई नंबर ऐड, वो फिर s और w t आप दोनों जो है ना वो कुछ सपोज होगा। एक लास्ट टाइम हमने पढ़ा था वह सिंगल पैरामीटर था, यहाँ पे डबल पैरामीटर आ रहा है। तो आप जब भी लोगे s और t खुद से सपोज करोगे और उसकी मदद से y और w निकल आएगा, और देन x और z फिर उनको पुट करेंगे तो वो दोनों को कैलकुलेशंस के बाद निकलेगा। सर ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है इसमें हमने 0 किसको बनाना है? ये 0 जो हैं वो खुद ब खुद ही बन गए ना। एक आपके पास x0 बना है दूसरी इक्वेशन में, और एक जो है बस हमें उसके बाद जरूरत ही नहीं रहती। नहीं सर, वो जिस तरह बाकी क्वेश्चन में हम लोगों ने डायगोनली उसमें 1 हमारे पास बनाना था नंबर और ऑफ वो इक्वेशन, देखो ट्रायंगल में 0 बनाना था, इसमें क्या करना है? इसमें आपके पास जब हमने ये कैलकुलेशंस की, मैंने मिटा ही दिया सारा, जब यहाँ पे हमने इक्वेशंस की तो वहां पे क्या था कि x1 आ गया था x की जगह और उसके नीचे 0 बन गया था। तो हमें इससे ज्यादा मजीद करने की जरूरत नहीं थी, हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए बस कैलकुलेट कर रहे हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं रहती, खुद ब खुद ये बन जाता है, एक ही स्टेप में ये कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। सर ऊपर कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो आगे सोल्व भी नहीं हो रहे थे, वो नीचे ही z में सारा 0 आ रहा था। कौन सा नंबर क्वेश्चन था वो? सर एक मिनट, सर अगर हम ये सपोज ना करें और इसी तरह डाल लें तो फिर? नहीं, सपोज करना पड़ेगा ना, सपोज विदाउट सपोजिशन तो कोई नहीं होगा, ये पैरामीटर्स की सूरत में ही तो आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या हो रहा था? सर ये आगे सोल्व नहीं हो रहा, मतलब z में ना तीनों नीचे 0 आ रहे थे। मुझे आप इक्वेशन जो एंड रिजल्ट बना है वो लिखवा सकती हो? हाँ जी सर, से देखना जी जी सर, मैं लिखवाती हूँ, मैं 1 मिनट में लिखवाती हूँ। अच्छा, जी लिखवाएं। सर इसका जो एंड रिजल्ट बना ना, सबसे पहले मतलब जो फर्स्ट रो है उसमें लिखना है 1 1 माइनस 5 3 1 1 1 माइनस 5 3 माइनस 5 और 3। सेकंड रो में 0 माइनस 1 0 माइनस 1 माइनस 1। 3 तो ये अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ ना, इस -1 को प्लस में बनाना था। चलो बरा 3 माइनस 2 -2 और लास्ट वाला? सर लास्ट पे चारों 0 आ गए हैं। ये चारों 0 हो गए, तो इसका मतलब है कि आपके पास ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, और ये भी 0 बन गया, और ये भी 0 बन गया। यही बना है आपके पास? जी सर। अच्छा, एक स्टेप आप लोगों को और करना है कि ये माइनस जो है वो खत्म हो जाएगा जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जी माइनस सर। हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। जी ठीक है, जी सर। जब आप इसको इक्वेशन फॉर्मेट में लिखोगे तो देखो इक्वेशन क्या बनेगी। पहली इक्वेशन बनेगी x, ठीक है, दूसरी a प्लस वाई, देन क्या हो जाएगा जी, अगली -5z, ये बन रहा है ना, इज इक्वल टू 3, इज इक्वल टू 3।
और इसी तरह से दूसरी इक्वेशन क्या बनी? दूसरी इक्वेशन बनी आपके पास एक्स, सॉरी एक्स तो नहीं रहा ना, एक्स खत्म हो गया, तो वो क्या बन जाएगी आपके पास? y माइनस 3z इज इक्वल टू 2। ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, अब दूसरी इक्वेशन से आप गौर करोगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 2 प्लस 3z। यकीनन 2 प्लस 3z। इसको z में पुट कर दें। नहीं, सुन देखते जाओ। अब ये जो z है इसको आप सपोज कर लें t के बराबर, ठीक है? z क्या है? t के बराबर सपोज कर लें। z इज इक्वल टू t, z इज इक्वल टू t। जब आपने z को t के बराबर लिया तो फिर आपके पास क्या होगा? अच्छा, आपके पास ये जो पहली क्वेश्चन है इसमें तो आ जाएगा 5t, लेकिन y क्या चीज है वो तो निकल ही नहीं सकती क्योंकि हमारे पास इक्वेशन एक कम हो चुकी है। तो हम y को s सपोज कर लेंगे। y को क्या करेंगे? s। ठीक हो गया? दो पैरामीटर की हमें जरूरत पड़ गई यहाँ। और अब x को देखो क्या निकलता है। x आपके पास बनेगा x इज इक्वल टू, अब ये मैं एक स्टेप छोड़ रहा हूँ, गौर से देखिएगा। y की जगह क्या आ चुका है? s। तो x प्लस s है ना, तो x जो सा आ जाएगा चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 माइनस s प्लस और प्लस 5t। ठीक है? यस सर। प्लस 5t। तो ये आपके पास रिजल्ट है। अब आपने जब आप सपोज करोगे t इज इक्वल टू, सपोज करें आपने ले लिया 1, जो मर्जी बिल कैलकुलेट कर लें, और s जो है वो भी आपने 1 ले लिया, दोनों को हमने अज्यूम कर लिया 1 1। जब 1 1 लिया तो अब देखो z क्या बना जी? z की वैल्यू क्या बनी? 1 1, s भी 1, 1 y भी 1 बन गया। और जो दूसरा आपके पास x है उसका आंसर क्या आएगा? 3 x का आंसर आ जाएगा 3। यस सर। ठीक है, तो पॉइंट बन गया आपके पास 3 1 1। समझ आ गई? यस सर। तो ये इस तरह से सपोज होना है। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? नो सर। सबको क्लियर है बच्चों? यस सर। सर ये x नहीं समझ आया, 3 कैसे है? x3 कैसे आया? ये देखो आपके पास ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इस इक्वेशन में t की जगह भी 1 और ये s की जगह भी 1, s की जगह 1 और t की जगह 1। तो ये माइनस, सॉरी गलत हो गया, ये 3 माइनस 1, ये s कौन सा है? इसकी जगह 1 पुट हुआ, तो ये आंसर आया आपके पास 3 माइनस 1 प्लस 5, तो ये 7 बनता है आंसर। ठीक है, ये आंसर क्या बन रहा है? 7। तो 117 आंसर आया। ठीक हो गया जी? नाम सर ये जो आपने यहाँ पे स्टार्टिंग में लिखा हुआ है x प्लस वाई माइनस 5z इज इक्वल टू 3, इसके नीचे वाली लाइन में 3t कहाँ से आया है? क्या होगा सर यहाँ पे नहीं, ये दूसरी लाइन में सर, इस साइड पे नहीं। ये? सर यहाँ पे y माइनस 3t यहाँ पे आपने लिखा हुआ है। हाँ जी, y माइनस 3t। सर ये 3t कहाँ से जो है ना, ये वाली इक्वेशन, इसको दोबारा से लिखा है इन द फॉर्म ऑफ x और y। ठीक है। ठीक है, और कुछ? अब आपको क्लियर आ गया बच्चे को? 3 नहीं था 7 आ रहा है आंसर। जी सर। जी, और कुछ? 34 वाला क्वेश्चन समझा दें। 34 सेम उसी तरह से होना है, बल्कि ये 31 और 34 एक जैसे ही है। 31 में आपके पास वो इक्वेशन 2 बन गई, यहाँ पे ऑलरेडी 2 है।
सर लेकिन वहाँ पे सॉल्व नहीं हो रहा सिस्टम वो जी, क्योंकि एंड पे जीरो, जो लास्ट रो है ना वो सारी जीरो और एंड पे 3 आ रहा है। एक मिनट, इसको मुझे एंड पे, या तो आपने रिजल्ट अगर कुछ निकाला है तो बता दो। इसे निकाला अगर देखिए हाँ बोले, मैट्रिक्स क्या बने थे? 1 2 1 8। ये पहले वाली जो इक्वेशन है वही बन गई। हाँ जी ठीक है, ये बन गई आपके पास x और प्लस 2y और देन z प्लस z इक्वल टू 8 प्लस z इक्वल टू 8। दूसरी जो है वो क्या आ रही है रो? 0 0 0 और 3। ओ ठीक है ठीक है, पहली रो बनी है 1 2 1 और 8, ऐसा ही है। यस सर। दूसरी रो बनी है 0 0 0 और 3। अच्छा, अब यहाँ पर एक बड़े मजे का काम है, वो ये कि आप गौर से देखो तो आपके पास जब इसको इस लास्ट वाली इक्वेशन को x और y की फॉर्मेट में लिखते हो तो क्या होगा? 0x प्लस 0y प्लस 0z इक्वल टू 3, ऐसा ही है ना? तो हमारे पास z की वैल्यू आ गई। नहीं, आपके पास इक्वल के एक साइड पे 0 बन रहा है, इक्वल के दूसरी साइड पे 3 बन रहा है। 0x प्लस 0y प्लस 0z, तो 0x मीन 0, 0y मीन 0, 0z मीन 0, तो तीनों को जब हमने ऐड किया तो वो 0 ही बन गया। तो 0 तो इज आंसर इक्वल, गलत है। तो क्या ये हो सकता है? नहीं सर, इक्वेशन की दोनों साइड तो इक्वल होनी चाहिए ना, उससे ये हाँ, पता चलता है कि लेकिन ये आंसर तो ठीक है। अनइक्वल है, यानी इसका मतलब है गड़बड़ है। अब दो हम्म। पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है, ये है कि ये कैलकुलेशन गलत है, ठीक है? अगर वो कैलकुलेशन आपने बिल्कुल सही की है, फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअली वो दो लाइनें आपस में इस तरह से पैरेलल हैं, वो आपको चेक कर ही नहीं रही, ठीक है? और वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, इस वजह से ये रिजल्ट आ रहा है, यानी उनके दरमियान कॉमन कोई चीज है ही नहीं, ठीक है? तो आपने याद अब रख लेना है कि अगर आपके पास सारे कोफिशिएंट 0 0 0 हो जाएं और कांस्टेंट टर्म रिमेनिंग बच जाए, तो इसका मतलब है कि वहां पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। ये बात क्लियर हो गई ओके सर। जी? अगर सर इस तरह का फॉर्मेट में आ जाए जिसमें कांस्टेंट टर्म रिमेनिंग बच जाए, बाकी सारी टर्म 0 हो जाए, तो दैट मीन कि आंसर एग्जिस्ट नहीं करता। सर ये जो आपने सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं उसमें डाले जैसे टी की वैल्यू सपोज कर ली आपने और वो कर ली, बेटे आपकी इसका आवाज ये कटी है, मेथड मुझे जो दोबारा है से बोलो। सर, ये जो आप सपोज कर रहे हैं कि जिस तरह z है वो s के बराबर हो गया इज इक्वल टू s हो गया और अच्छा, ये पिछले t क्वेश्चन की बात कर रहे हो? हाँ वो सर मैं भी उसी की बात कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ उस मेथड को क्या कहते हैं? गॉसियन एलिमिनेशन मेथड ही है ना सर, लेकिन उस मतलब कि दोनों में अगर हम सपोज ना भी करें और इस तरह करें और वैसे वैल्यू सपोज करें बगैर निकल रही हो, उस मेथड को भी वही कहते हैं? नहीं, हाँ जी, एक्चुअली होता क्या है कि जो हमने क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड किया था ना, उसमें इस तरह के क्वेश्चन को तो हैंडल ही नहीं किया जा सकता, बेशक सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर भी रहे हो, ठीक है? और ये जो मेथड अभी हम लोगों ने पढ़ा है गॉसियन लिमिट, ये हर तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करता है, वो उस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करता है और इस तरह के क्वेश्चन को भी सॉल्व करता है। ठीक हो गया ठीक, यस सर, ठीक है जी। और ये बात क्लियर हो गई कि हमारे पास तीन तरह की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन जो सी हैं उनसे जो रिजल्ट निकल रहा है वहां पे यूनिक आंसर आ रहा है, ठीक है? अब ये बड़ा गौर से सुनिएगा कि आपके पास मैट्रिक्स किस फॉर्मेट में आए तो किस तरह का आंसर आता है। अगर आपके पास सारी की सारी पूरी रो 0 हो जाए, ठीक है, पूरी रो क्या हो जाए? 0 हो जाए, इसका मतलब है कि आपके पास काफी सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं और वो विद द हेल्प ऑफ टी और एस यानी पैरामीटर्स की मदद से कैलकुलेशन होगी। क्लियर हो गया जी? यस सर। अच्छा, दूसरा है कि अगर आपके पास वेरिएबल्स के कोफिशिएंट तो 0 है लेकिन कांस्टेंट कुछ ना कुछ आ जाए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूशन ही नहीं होगा, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है। अच्छा यस और तीसरा केस वो नॉर्मल है कि आपके पास इक्वेशन जो सी हैं वो भी 3 है और वेरिएबल जो है वो भी 3 है, तो उस सूरत में आपके पास मुमकिन है कि एक्स वाई जी के डायरेक्ट आंसर आ जाए। ठीक हो गया सर। हम इनको सॉल्व करते हुए जिस तरह हम रो 1 को रो 2 के साथ करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया या प्लस कर दिया, तो हम इस वक्त ये करते करते जीरो के साथ तो कुछ नहीं कर सकते ना। जीरो को नहीं करना, वहां पे मल्टीप्लाई हमारे पास प्रॉपर्टी यही है कि नॉन जीरो रो नंबर, नॉन जीरो नंबर के साथ हमने प्लस माइनस सब मल्टीप्लाई नहीं करना। मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, ऐड तो कोई नंबर हो ही नहीं सकता ना। लेकिन सर मुझे याद नहीं है कि हमें पहले बताया गया था कि जिस तरह के डिवाइड नहीं करना चाहिए, या रूल में नहीं है कि डिवाइड करें। ये डिवाइड तो हम कर सकते हैं, ये तो हमारा रूल है। कब किसने कहा था? सर आपकी बात नहीं कर रहा, जिस तरह 9th-10th में पढ़ा था मैं तब की बात करता हूँ। हम इस तरह करवा देते कि चलो डिवाइड ना करो, मल्टीप्लाई बाय जिस तरह करते वो ना अपनी तरफ से हमें करवा देते कि 1 बाय करके कर दो मल्टीप्लाई। वो हमें डिवाइड नहीं, पता नहीं मुझे याद है, करने नहीं देते थे किस तरह डिवाइड ना किया करो। यार वो तो चीज सामने होगी तो अंदाजा होगा ना यार कुशार वो ना 2/2 नहीं कुछ वाले आ मैट्रिसेस थे, वो 3/3 वाले नहीं थे 9th-10th में। वो आप मुझे सामने ला के दिखा दोगे तो फिर उससे हो सकता है कि मुमकिन है कि वो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए किसी एक जगह पर इस तरह की कोई बात की हो। नहीं सर ये कुछ और पागल हो गया सर। जैसे अभी भी हम लोगों ने अगर गौर करें तो एक क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था अभी अभी थोड़ी देर पहले, तो इसमें 3 और 4 था, तो हमने इक्वेशन नंबर 2 को जो है 1 को और 2 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 में से 2 को शायद 3 सब्ट्रैक्ट किया था हमने उसको डिवाइड नहीं किया था, मल्टीप्लाई नहीं किया था 1/4 से। तो वो अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए बात का काम कर लेते हैं। ठीक है सर। तो हो सकता है कि वहां पे कुछ सारे क्वेश्चन ही इस तरह के पैटर्न के हों कि वहां टीचर कह रहे हो कि नहीं नहीं ऐसे ही कर लो। मे बी। ठीक है सर ये 34 वाला भी समझा दें। तो अभी अभी तो किया बच्चे, ये 34 ही तो बता रही थी वो लड़की, ये अभी अभी हमने 34 तो किया है। सर मेरा नेट ही बार चलिए मैं वीडियो देख लूंगी, मेरा नेट बार हाँ बार जी वहां से डिस्कनेक्ट हो देख रहा है। लीजिएगा। अच्छा अभी हम लोगों ने जितने सवाल किए हैं उसमें गौर कीजिएगा कि आपके पास इक्वेशन की लेफ्ट राइट साइड जो है वो सारे कांस्टेंट नॉन जीरो हैं, या अगर है तो कोई एक जीरो है। ठीक है, इसे हम बोलते हैं नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस। तो अभी हम लोग एक खास किस्म के सिस्टम को डिस्कस करने लगे हैं, कैलकुलेशन वगैरह सारी वही होंगी, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है ना वो होमोजीनियस बन जाता है। ठीक है, समी क्या हाल है भाई, आ गए हो? सर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो मेरा ना इधर एक इशू बना हुआ है सर कि ना रात को तूफान टाइप से आया हुआ था, तो सर खंबे वगैरह ना गिर गए थे बिजली के सर। तो जिसकी वजह से लाइट वगैरह नहीं थी, तो बहुत परेशानी हो रही थी, मोबाइल वगैरह बंद हो गए थे सर। तो कोई भी नहीं लेक्चर लिया गया, थोड़ी देर पहले आई थी फिर चली गई, मोबाइल चार्ज हुआ था थोड़ा सा, मैंने कहा चलिए वो वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा ना, वहां से देख लीजिए। ठीक है। अच्छा भाई अब ये देखो, आप लोगों के पास जितने भी पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, इसमें यहाँ पर सारी टर्म्स जो सी हैं वो जीरो के अलावा कुछ और आती थी, इस जगह पर जीरो नहीं होता था। यहाँ पे इक्वल के इस साइड पे सारे जीरो हैं। इस तरह के अगर आपके पास आ जाए तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। अगर इनमें से कोई एक भी, जैसे यहाँ पे सपोज करें 2 है बाकी सारे जीरो हैं, तो ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन बन जाती है, यानी कोई एक नंबर नॉन जीरो आ जाए बाकी सारे जीरो हों तो वो नॉन होमोजीनियस। लेकिन अगर पूरी की पूरी इक्वेशंस के अंदर हो ही सिर्फ जीरो तो हम बोलते हैं उसे होमोजीनियस इक्वेशंस। तो वहां पे याद रखना एक सोल्यूशन हर सूरत में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ये मुमकिन ही नहीं है कि वहां पे सोल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। और वो सोल्यूशन कौन सा होगा? वो अगर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इस तरह से ड्रॉ हो, ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस इस तरह से ड्रॉ हो, तो ये वाला जितनी भी इक्वेशंस हैं वो लाजमी इन पॉइंट में से ओरिजिन में से पास हो रही होंगी। जितनी भी इक्वेशंस हैं वो लाजमी ओरिजिन में से पास होती हैं। ठीक है,
यानी ये वाला जो सा है ये क्या है, ओरिजिन। तो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन में सोल्यूशन जो है अदर देन 0 0 0 आ सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास एक सोल्यूशन लाजमी एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या होगा, 0 0 0 0 0 0। और अब आपने क्या करना है, जिस तरह से पिछले क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। क्वेश्चन की कैलकुलेशन में कोई जरा बराबर भी फर्क नहीं है, ठीक है। मसलन फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन है, अब इस इक्वेशन में देखो राइट साइड पे क्या है, 2 0 आ गए। तो अब आपके पास लिखना उसी तरह से है, उन नंबर्स को आपने 0 0 लिखना जरूर है, ये नहीं करना कि उसको छोड़ दें। हाँ, अगर आप बहुत माहिर हो जाएं और आखिरी कॉलम ना लिखें और आपको पता है कि जब हमने लिखना है इक्वल के तो उस साइड पे 0 ही आना है, तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करके हम देखो उसी तरह से जित आप पहुंच गए कि डायगोनली 1 1 आ रहे हैं और बाकी इसके अलावा हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 0। डायगोनली क्या है, 1 आ रहे हैं। अब इस इक्वेशन को दोबारा से हम लोगों ने क्या करना है, इन द फॉर्म ऑफ x y z लिखना है, और फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ t सॉल्व होगा। ये याद रखना है, ये वाले क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ विद द हेल्प ऑफ t सॉल्व हो सकते हैं, यानी पैरामीटर्स ही होंगे इसमें, ये याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है। ये विदाउट पैरामीटर सॉल्व नहीं हो सकते, ये मस्ट है। बताइएगा सर। इक्वेशन आ जाए तो आपको पैरामीटर लाजमी यूज करने पड़ेंगे, या तो उनका पैरामीटर अगर यूज नहीं होते तो आंसर सिर्फ 0 0 0 0 ही होगा, और अगर अदरवाइज अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं तो फिर आप विद द हेल्प ऑफ पैरामीटर ही कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो केस कौन सा होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का। ठीक हो गया जनाब, कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं है, सारा कुछ उसी तरह से चलना है जिस तरह से पहले चल रहा था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने A2 कर लेने हैं, अपने असाइनमेंट्स कह लें, जो मर्जी कह लें। यहाँ पे होमोजीनियस कहाँ है, इन्हीं के अंदर कहीं होमोजीनियस भी होनी है इक्वेशन ना, होमोजीनियस होमोजीनियस। सर नीचे नीचे नीचे। अच्छा चलो, आप एक काम करना, आप ये काम करना कि अभी आप लोगों ने क्वेश्चन जो सॉल्व किए हैं ना, जितनी मैंने असाइनमेंट्स दी थी आप लोगों को, उन्हीं क्वेश्चन में राइट साइड पे सब में 0 0 लिख लेना। 7 क्वेश्चन थे टोटल, तो राइट साइड पे आपने 0 0 लिख लेना है और 0 0 लिख के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर उससे जो भी रिजल्ट निकलेंगे वो आप लोगों ने सबमिट करवा देने हैं, और असाइनमेंट बनी हुई है आपकी, अपलोड कर दीजिएगा उस पर। नेक्स्ट क्लास से पहले पहले ये मुझे जमा करवानी है। और सर किसी एक क्वेश्चन के एंड में सैटरडे 0 का 0 टाइम या है। सबके उसमें? सबके 7 क्वेश्चन, 7 में से कोई से 5 कर लेना। ठीक है सर। कौन से करने, कौन से क्वेश्चन? देखिए मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर शायद कहाँ से था, 29 से लेकर 29 से 35 तक। 35 तक थे, 29 to 35। तो इनमें से कोई से 5 कर दीजिएगा, ठीक है। और राइट साइड पे क्या करना है, आपने 0 0 लगा देना है। ठीक हो गया, तो हमारा ये वाला टॉपिक खत्म हो चुका है। इस टॉपिक में अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझसे पूछ लेंगे, तो अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी सबको क्लियर है भाई? सर ये जो क्वेश्चन 30 है ना, ये मैंने सॉल्व किया था तो मेरा डेसिमल्स में आंसर आ रहा था, मगर मेरी इक्वेशन की दोनों साइड्स इक्वल थी। हाँ जी ठीक है, वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डेसिमल में आंसर आ गया तो ठीक है। ठीक है ओके जी, और कुछ किसी ने कुछ पूछना चीज? ये ऑल क्लियर? चलें जनाब, अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए स्क्रीन शेयर करते हैं। जी ये आप लोगों को नजर आ रहा है, स्क्रीन शेयर हो गई सबके साथ? यस सर। ठीक है, ये टॉपिक है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। टॉपिक क्या है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर स्केलर्स एंड वेक्टर्स।
यानी वेक्टर और स्केलर क्या होते हैं। तो डेफिनेशन लिखी हुई है, ए स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, कि स्केलर की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। एग्जाम्पल के लिए उसने बताया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 3.044 -7 2.5 आर स्केलर। डिस्टेंस है वो भी स्केलर होता है, स्पीड स्केलर है, टाइम स्केलर है, टेम्परेचर स्केलर है, मैस, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, एनर्जी, वर्क 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 अच्छा, और पावर। ये सारी चीजें क्या हैं, स्केलर्स की हैं यहाँ पे। ठीक है जनाब, ये स्केलर्स की एग्जांपल है, और मजीद अगर डिटेल है तो यहाँ से हम देख सकते हैं। तो स्केलर की डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम जी? स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड। क्लियर? यस सर। ओके। वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी इसकी दो कंडीशन अगर कोई क्वांटिटी सेटिस्फाई करे तो वो वेक्टर होगी। पहली क्या, डायरेक्शन, और दूसरी क्या, मैग्नीट्यूड। यानी मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ डायरेक्शन भी हो तो ये हमारे पास क्या होगा, वेक्टर कहलाएगा। अब गौर कीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सारी चीजें क्या हैं, ये वेक्टर्स हैं। मजीद इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। सर जी बोलें सर, लेकिन वो जो स्पीड है वो तो चेंज होती रहती है सर, वो भी साथ चेंज में होना, देखो वेक्टर चेंज भी। होना वो तो वेरिएबल के होता है ना, जो चीज चेंज हो रही है तो वो तो वेरिएबल्स कहलाती है। ठीक है, जी सर। चेंज से कोई ना, डिस्टेंस भी चेंज होता रहता है, टाइम भी आप देखो हर वक्त चेंज होता रहता है। तो जी वो सर। एक डिफरेंट एंगल से हम लोग उस चीज को देख रहे होते हैं। तो वेरिएबल जो सा वो वेक्टर के लिए भी हो सकता है, स्केलर के लिए भी हो सकता है। यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि ऐसी क्वांटिटी जिसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर कहेंगे, और ऐसी क्वांटिटी जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगी वो वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, क्लियर जी? ए क्वांटिटी विच हैज ओनली द मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर, and a quantity which has magnitude and direction is called vector. अब यहाँ एक एग्जांपल दी हुई है, अब यहाँ देखो आपके पास एक लिखा हुआ है लफ्ज डिस्टेंस और एक लफ्ज लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, और एक यहाँ लिखा हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब वो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है और वो ये कह रहा है कि ये क्यों वेक्टर है और वो क्यों वेक्टर नहीं है। तो इसे यहाँ एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन कर रहा है, इसको हम देखते हैं जी। अब देखो वो ये कह रहा है कि डिस्टेंस इज अ स्केलर मे बी 3 किलोमीटर, कि यहाँ से एक स्टार्ट लिया और चलते 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 इस तरह से मूवमेंट होते हुए एंड यहाँ पे पहुंच गए। तो ये चीज क्या हुई कि उसने डिस्टेंस कितना कवर किया। फॉर एग्जांपल यहाँ से आप बाय रोड जा रहे हैं इस्लामाबाद, तो वो कई जगहों से मूव करती है, कभी लेफ्ट कभी राइट कभी स्ट्रेट, और इस तरह से मूवमेंट के बाद वो इस्लामाबाद पहुंच गए। तो वो सारा क्या चीज खिला रहे हैं, डिस्टेंस। अब अगर इस्लामाबाद और लाहौर को सीधी एक लाइन से हम लोग कनेक्ट करें, और वो सीधी लाइन डायरेक्शन है इस्लामाबाद टूवर्ड्स लाहौर या लाहौर टूवर्ड्स इस्लामाबाद, तो ये चीज कहलाएगी डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मे बी जीरो। मसला अगर आप लोग लाहौर से इस्लामाबाद जाएं और फिर इस्लामाबाद से दोबारा लाहौर आ जाएं, तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि आप लाहौर में मौजूद हो, लाहौर से चले थे लाहौर में ही रहे, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। लेकिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा, अगर 300 किलोमीटर है इस्लामाबाद का डिस्टेंस, तो 300 प्लस 300, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है 600 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। ये बात क्लियर हुई कि डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी हमें चाहिए। तो आप टूवर्ड्स इस्लामाबाद, देन फिर आप उसने आपको क्या बताया कि लाहौर टू डायरेक्शन है, तो ये आप डिस्प्लेसमेंट है और इसको हम वेक्टर बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ डिस्टेंस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। सही है जी? ये बात क्लियर हो गई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की। एग्जांपल है वेक्टर और स्केलर को समझने के लिए।
जी सबको क्लियर है? किसी को भी क्लियर नहीं लगता है? हो गया सर। जी क्लियर क्लियर है सर, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास वेलोसिटी एंड स्पीड। अब वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर है। अब वेक्टर के लिए क्या चीजें चाहिए होती थी हमें? जी वेक्टर के लिए क्या चीजें चाहिए थी? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जी तो वेलोसिटी के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगी, लेकिन स्पीड के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए। तो अब क्या है कि जनाब एक ये डॉग दिखाया हुआ है, कुत्ता जो सा है वो गेंद को लेके जा रहा है, तो वो कह रहे हैं ये 6 किलोमीटर जो है पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग रहा है। तो वो स्पीड है। अब उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। लेकिन अगर उसे ये कहा जाए कि वो तू वेस्ट वर्ड्स की, मतलब क्या कर रहा है कि मगरब की तरफ वो भाग रहा है और स्ट्रेट बिल्कुल जा रहा है, तो उस वक्त डायरेक्शन हमें पता चल चुकी है। तो वही 9 किलोमीटर क्या चीज बन चुकी है? अब वेक्टर बन चुकी है। ठीक है, अगर वो भाग तो रहा है लेकिन विदाउट डायरेक्शन भाग रहा है तो वो क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। लेकिन विद डायरेक्शन भाग रहा है तो वो क्या होगा? वेक्टर। सर मतलब कि जो वेक्टर्स है, वेक्टर जो होता है, सारे जो वेक्टर होते हैं वो क्या नाम है उसका, क्या कहते हैं? डायरेक्शन होगा सर मतलब कि जो सारे के सारे वेक्टर हैं वो स्केलर हो सकते हैं, लेकिन सारे स्केलर वेक्टर नहीं होते। नहीं 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 नहीं, स्केलर अलग चीज है, वेक्टर अलग चीज है। हम दोनों को आपस में नहीं कह सकते कि हर चीज स्केलर जो सा वो वेक्टर है, ये नहीं हो सकता। नहीं, हर स्केलर नहीं, हर जो वेक्टर है वो स्केलर हो सकता है। नहीं हो सकता। हाँ अगर उसमें से डायरेक्शन निकाल दी जाए तो वो स्केलर होगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वेक्टर जो सा उसको स्केलर भी कहेंगे, ये हरगिज नहीं है। वेक्टर वेक्टर है और स्केलर अलग से चीज है। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। ठीक है, मगर सर देखा जाए तो स्केलर के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, तो वो वेक्टर में होता है मैग्नीट्यूड। नहीं तो ये तो है, लेकिन हमने मजीद एक कंडीशन लगा दी ना। तो सिंगल कंडीशन किसी चीज पे लग रही है तो वो क्या कहते हैं? स्केलर है। डबल कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है तो वो वेक्टर है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि एवरी वेक्टर जो है वो स्केलर भी है। वो बाज डिफरेंट चीजों में तो कह सकते हैं, मतलब जहाँ के जनाब इतनी प्रॉपर्टी हो तो वो होल्ड करता है उस, और आगे हम उसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं। यहाँ ये प्रॉपर्टी तो नहीं है, ये तो उसकी खसूसियात है ना। ठीक है, ये अच्छा। अब अगला है नोटेशंस, कि हमने अगर मैथ में काम करना है तो सबसे पहले हमें नोटेशंस में काम करना होगा। कि हम नोटेशंस में जब कैलकुलेशंस में करनी है या कुछ करना है, तो जब तक हमें नोटेशंस का ही नहीं पता चलेगा तो हम आगे काम कैसे कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ए वेक्टर इज ऑफन रिटन इन बोल्ड लाइक ए एंड बी। और स्केलर जो है वो बोल्ड में नहीं लिखा जाता, बस इतना सा है कि अगर आपके पास जैसे ये देखो सो सी, अब देखो सी जो सा वो बोर्ड में लिखा हुआ है, तो सी एक वेक्टर है। और यहाँ पे जो नीचे वाले हिस्से में है सी जो है वो थोड़ा सा बोल्ड नहीं है, नॉर्मल में लिखा हुआ है, तो वो स्केलर है। यानी किसी भी जगह पर जब हम वेक्टर्स की बुक पढ़ रहे हैं तो वहां पर में भी पॉसिबल हो एक नोटेशन कि जो बोल्ड लेटर्स लिखे हुए हैं वो वेक्टर्स को नोटेट कर रहे हैं, और जो नॉर्मल लिखे हुए हैं वो किसको नोटेट कर रहे हैं? वो नोटेट कर रहे हैं स्केलर को। यानी ये बुक टू बुक वेरी करेगा। तो बाज बुक्स में इस तरह से भी वो लिखा जा सकता है। इसी तरह से एग्जांपल है कि के बी, अब ये क्या हुआ है, एक स्केलर और एक वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब देखो के बी, के जो है वो बोल्ड नहीं है, बी बोल्ड है। तो यहाँ से अब के बी लिखा हुआ है, हमें फौरन पता चल गया कि जनाब के एक स्केलर क्वांटिटी है और बी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये एग्जांपल क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ओके। और इसी तरह से वो ये कहता है कि बाज बुक्स के अंदर या बाज जगह पर ये भी मुमकिन है कि वेक्टर को लिखने के लिए आप एक एरो डालते हैं और एरो की टेल एंड हेड को मिलाकर आप एक नोटेशन यूज करते हो। जैसे ए बी और एक ऊपर एरो निशान लगाया है, ए से बी की तरफ ट्रेवलिंग है, यानी डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स ए टू बी। तो ये आपके पास टेल और हेड, यानी
हेड और टेल को इकट्ठा लिखते हैं और डायरेक्शन जो है वो हम लोग साथ एरो से ड्रा कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक नोटेशन है। सही है जी। अच्छा, अब वो ये कहता है कि स्केलर को ऐड करना कोई मुश्किल नहीं है। नॉर्मल हालात में जब हम लोग अपनी स्टडी कर रहे हैं, फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ जब भी हमने पढ़ी, तो उस वक्त जब हम लोग ऐड करते थे तो वो एक स्केलर क्वांटिटी ही आमतौर पे ऐड कर रहे होते थे। जैसे 3 kg 4 kg, तो इनको ऐड किया तो 7 आ गया। लेकिन वेक्टर्स को इस तरीके से ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेक्टर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं है बल्कि उसके साथ साथ डायरेक्शन भी है। तो इसका मतलब है इसको ऐड करने के लिए थोड़ा सा रूल डिफरेंट होगा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन भी तो हम लोगों ने ऐड कर दी है ना। मसलन हम लोग कहते हैं कि जनाब इस्लामाबाद, लाहौर से हमने इस्लामाबाद जाना है, लेकिन डायरेक्शन हम लोगों ने क्या यूज करनी है कि पहला हम लोगों ने डायरेक्शन यूज करनी है जी, यहाँ से जेलम जाना है तो जेलम के लिए एक डायरेक्शन है, और फिर जेलम से इस्लामाबाद जाना है उसके लिए दूसरी डायरेक्शन है, स्लाइटली फर्क है। तो अब इसका मतलब है लाहौर से जेलम एक वेक्टर बन गया और जेलम से इस्लामाबाद दूसरा डायरेक्शन बन गया। अब अगर हम लोग देखें तो मे बी जब हम लाहौर से इस्लामाबाद जाएं तो ये दोनों का एक सम हो, दो वेक्टर्स का सम, तो वो डायरेक्शन जो है वो हो सकता है दोनों से डिफरेंट हो। जो इस्लामाबाद से जेलम उसकी डायरेक्शन, और फिर जेलम से इस्लामाबाद, ये दोनों डायरेक्शन में भी डायरेक्टली अगर लाहौर से इस्लामाबाद जाए तो उससे फर्क हो। तो दैट मीन कि हमें जब ऐड करना है दो वेक्टर्स को तो वो उसे डायरेक्शन को भी सामने रखते हुए ऐड करना होता है। ठीक है। अच्छा, तो वेक्टर आम स्केलर की तरह ऐड नहीं हो सकता, तो ये इस तरह से ऐड होगा जनाब। ए टू बी के पहले का जो आपके पास वेक्टर है उसका पहला जो हेड है दूसरे वेक्टर की टेल के साथ मिलेगा, और रिजल्टेंट क्या होगा कि टेल जो सी है पहले वेक्टर की टेल और आखिरी वेक्टर का हेड, ये दोनों आपस में ज्वाइंट होंगे और ये आपके पास दो वेक्टर्स ऐड हो गए। हेड टू टेल रूल जिसे कहा जाता है। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है? हेड टू टेल रूल। सही है जी। इसमें कोई कंफ्यूजन जी? इसमें कोई कंफ्यूजन भाई? सर ये जो अभी आप ये बता रहे हैं, ये जो ये है, ये वेक्टर है एक पूरे का पूरा? ये देखो ना बोर्ड में लिखा गया ना, ये भी और ये भी, ए और बी दोनों बोर्ड हैं, तो ये दोनों वेक्टर्स हैं, इन दोनों को ऐड करना है। तो ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर की टेल, ये दोनों आपस में कनेक्ट होंगे, और फिर जो रिजल्टेंट है उसको हमने ए यहाँ से पहले की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड उनको आपस में ज्वाइंट कर दिया, तो ये हमारे पास वेक्टर बन गया ए एंड बी का सम। तो मैं भी ठीक है, आपसे यही पूछना उस वक्त चाह रहा था कि देखें अब इसमें ए है, जो ए है वो वेक्टर है, बी जी है वो भी वेक्टर है, लेकिन ए प्लस बी है ये भी वेक्टर है। लेकिन अगर हाँ इसको जी। ओवरऑल देखा जाए तो ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर बनता है अगर इसकी डायरेक्शन के बगैर वैसे घूम रहा हो। नहीं, तो हम तो डायरेक्शन को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं ना, तो ये तो सर लाजमी रखनी है ना। मतलब कि अगर हम सर इसको वैसी एक मतलब कि सर्कल होता है डायरेक्शन के बगैर तो फिर क्या होता है? अगर ये सर्कल होता है तो फिर इसका मतलब है कि उसका जो रिजल्टेंट है वो जीरो होता है ना, मतलब सर्कल से और मेरा ये वैसे मुराद भी है ना कि जीरो वो के वैसे बराबर घूम रहा होता, आपके पास कर्व कोई होता मतलब। फाइनाइट नंबर, सुनो, सर्कल जो है वो वेक्टर तो बन ही नहीं ना सकता, पहली बात तो ये है। और उस पे अगर वेक्टर बनाएं तो हर पॉइंट पे एक वेक्टर बनता है जो कि उसको वो एक लंबा वेस्ट भी चली जाएगी, वो आप लोगों के कंसर्न ही नहीं है कि वो असल में टेंजेंट लाइन चला रही होती है, और वो टेंजेंट लाइन एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही होती है। इस तरह से सर्कल तो वेक्टर रहता ही नहीं है ना। ठीक है सर। आप कंफ्यूज ना करें दोनों को। सर जी जी सर जी हाँ जी, बोले बच्चे। पढ़ी तो सही जी फिजिक्स है सर। जी क्या कह रहे हो? जी आप क्या कह रहे हैं? सर सर जी मैं कह रहा हूँ सर, सर मैं कह रहा हूँ ये हेड टू टेल रूल सर आप पढ़ा रहे हैं ना सर? हाँ जी यकीनन। सर जी ये तो फिर सर ये तो फिजिक्स की ब्रांच नहीं जो हम मैथ कैलकुलस में अप्लाई कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली आप लोगों का जो कोर्स है ना वो कोर्स इस तरह का है कि इसके अंदर आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है। ठीक है, यस सर। और ये आप लोगों के पास जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं तो ये
वो चीज़ें हैं जो कि आप लोगों के कोर्स में इसलिए शामिल की गई हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें यूज़ होनी हैं, जो कि आप लोगों के हायर स्टडीज़ में अगर आप जाएं, कम्युनिकेशंस वगैरह और इस तरह की स्टडीज़ में जाएं मीडिया के अंदर, तो ये सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। तो उन सारों का कलेक्शन आप लोगों के साथ डिस्कस हो रहा है। और ये हमारे मैथ में वेक्टर जो है उसके बगैर तो चल ही नहीं सकते हम लोग। सर क्योंकि हम पहले और हम फिजिक्स लोगों ने सुने ना, जब फिजिक्स में हम वेक्टर वगैरह पढ़ते हैं ना, तो वो तो थोड़ा सा पढ़ के हम किसी और डायरेक्शन में चले जाते हैं। मैथ के अंदर हम इसकी कैलकुलेशंस की साइड पे जाते हैं और इसकी एप्लीकेशन वगैरह नहीं जाते, हम लोग इसको थ्योरेटिकली पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा। और बाकी फिजिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, और ये सारी चीजें मैथ ही की ब्रांचेज ही हैं। और कुछ जो बेसिक्स होते हैं ना, वो हर चीज में कॉमन होते हैं, आप जिस मर्जी फील्ड में चले जाएं। अच्छा, अब दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन किस तरह से है, अब यहाँ पे गौर कीजिएगा। ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास ए और बी वेक्टर हैं, ए और बी वेक्टर। अब गौर कीजिएगा, ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर। तो जो बी वेक्टर है इसकी जस्ट डायरेक्शन चेंज की है, बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज की है, तो ये आपके पास ये इस तरह से आ गया। सर अब आपकी आवाज नहीं आ रही। भाई बोल ही नहीं रहे, आएगी कैसे? सर मीटिंग लीव कर दी है सर ने। आ गए सर, वापस आ गए भाई। अच्छा, अब यहाँ आपके पास दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट करने के लिए जस्ट आपके पास जो सेकंड वेक्टर है इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपने क्या किया, जस्ट बी को माइनस बी कर दिया। अब हुआ क्या, अब गौर कीजिएगा, बाकी उसी तरीके से हेड एंड टेल रूल है कि आखिरी वेक्टर की हेड के साथ हेड और पहले वेक्टर की टेल के साथ टेल। तो ये आपके पास रिजल्टेंट आ जाएगा। सिर्फ डायरेक्शन चेंज करके आप लोगों ने इसकी कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आगे चलते हैं, इसके हम एग्जांपल वगैरह भी देखेंगे और फिर हमें समझ आती जाएगी सारी चीजें। नेक्स्ट है कि कोई भी वेक्टर किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। ये वही बात जो हम लोग वहां कर रहे थे मैट्रिसेस के अंदर, कि कोई भी वेक्टर किसी भी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि एक वेक्टर एम है 7 and 3, हम इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, तो 7 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 21 and 9, ये आपके पास आंसर आ गया। यानी पहले अगर उसकी मैग्नीट्यूड 1 थी, तो अब मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी मैग्नीट्यूड 3 हो गई, 3 into 1 यानी 3। ठीक हो गया कि ये? सर हम लोग ये डायग्राम्स देख के क्वेश्चन बनाएंगे। अच्छा, ये एक, जी बोलें। सर हम लोग डायग्राम्स देख के क्वेश्चन बनाएंगे। हाँ जी, सॉरी क्या कह रहे हो? हम लोग डायग्राम्स देख के क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन तो अभी मतलब हम बाद में करेंगे ना, फिलहाल तो सब कंसेप्ट सीख रहे हैं। सर वो मुझे ऊपर वाला समझ नहीं आएगी, 3m वाला जो भी आपने बताया है। कौन सा? ये जो अभी आपने ऊपर बताया 3m, हाँ जी। ये नंबर जो है ना 7 and 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 7s are 21 and 3 3s are 9। ठीक है, ठीक है, यानी इसमें कुछ भी नहीं किया सर, जस्ट मल्टीप्लिकेशन है। स्केलर से जब मल्टीप्लाई करना होता है तो वेक्टर का हर नंबर या हर क्वांटिटी या उसका हर कंपोनेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है। ये 7 और 3 क्या है, ये कंपोनेंट है। 7 x कंपोनेंट कहलाता है, 3 y कंपोनेंट, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं।
ठीक है। ये सारा कुछ हम लोग बाद में ना डिटेल से इसके क्वेश्चन वगैरह करेंगे, फिलहाल छोटे छोटे कंसेप्ट देख लें। अच्छा, यहाँ पर आपके पास वेक्टर को लिखने की दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, यही जो यहाँ पे एक एग्जांपल अभी आप लोगों ने देखी है ना 7 और 3, वो एग्जांपल इस तरीके से इस फॉर्मेट में लिखी हुई थी, इस फॉर्मेट में, ठीक है। और एक और फॉर्मेट है जो कि आप लोग कहते हैं इसको पोलर फॉर्मेट, ठीक है। तो एक हमारे पास क्या है, पोलर फॉर्म, एक क्या है वेक्टर की पोलर फॉर्म, और दूसरी क्या है कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन फॉर्म की ये नोटेशन है, ये वाली, और जो पोलर फॉर्म है उसकी नोटेशन ये है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं, वो ये कि जैसे ये 3 और 7 एक लिखा हुआ था, याद है जी, ये 3 और 7 लिखा हुआ था ना। हेलो, आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस सर। अच्छा, अब ये 3 से मुराद क्या है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वैल्यू। 3 से क्या मुराद है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में वैल्यू। और 7 से क्या मुराद है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वैल्यू, ठीक है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में वैल्यू। तो एक्चुअली कोई भी वेक्टर जब आप एक्स और वाई के कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हो तो इसका मतलब क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली यानी एक्स एक्सिस के फॉर्म में नंबर का रिजल्ट, और इसी तरह से वाई एक्सिस की फॉर्म में नंबर का रिजल्ट, और बाद में आप इन दोनों को ऐड कर देते हो। तो जो ऐड होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इस वेक्टर को। सर ये 3 और 7 सर ये इंचेस होंगे, सेंटीमीटर जरा होंगे सर, इस तरह होगा? नहीं, ये कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, ये कुछ भी ऐसे ही है, ये इंचेस भी हो सर हमें सकते हैं। ग्राफ पेपर पे जब बनाना होगा तो हम 3 की लाइन लगाएंगे और हम वाई एक्सिस में 4 इंचेस की ये लाइन जब लगाएंगे। बना वहां पे जब हम पहुंचेंगे ना तो वो हम लोग फिर दोबारा सीख लेंगे। यहाँ पे जस्ट एक नोटेशन समझ लें, ये इंचेस या इसके जितने भी हैं वो किलोमीटर हैं या क्या है, वो बात की बातें हैं। जस्ट यहाँ पे ये डेफिनेटली वेक्टर है तो या कोई भी नंबर है तो इसके साथ इसकी कोई क्वांटिटी तो होगी ना सर। ठीक होगा सर जब एक वेक्टर एक स्केलर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वेक्टर ही बनता है? वेक्टर ही रहता है, हाँ जी। अच्छा, और दूसरी नोटेशन वो ये है, इसमें क्या होता है, इसमें आपके पास इसी तरह से लिखा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल ये 3 है, ठीक है, और 7 है। अगर ये पोलर फॉर्म है, याद रखना, अगर ये क्या है पोलर फॉर्म है, तो फिर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो 3 है ये उसकी मैग्नीट्यूड है। ये क्या है, उसकी मैग्नीट्यूड, यानी यहां से लेकर यहां तक की मैग्नीट्यूड क्या होगी, वो ये होगी। और ये जो चीज है, ये एंगल यानी एक्स एक्सिस से उस वेक्टर का एंगल, ये क्या होगा, ये आपके पास ये थीटा यानी ये होगा, ये वाला। पहली वैल्यू क्या होगी, वो उसकी मैग्नीट्यूड होगी। सेकंड वैल्यू क्या होगी, उसका एंगल होगा। यानी अब यहाँ पे आप लोगों ने, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये देखना है कि उसने ये पोलर फॉर्म में बात की हुई है या उसने ये क्या की हुई है बात कार्टेशियन फॉर्म में। अगर तो कार्टेशियन फॉर्म में है तो पहला नंबर एक्स एक्सिस कंपोनेंट होता है, दूसरा नंबर वाई होता है। याद रखना, पहला नंबर क्या होता है, एक्स एक्सिस, और दूसरा वाई, और दूसरा वाई एक्सिस। और अगर पोलर फॉर्म है तो पहला जो नंबर है वो उसकी मैग्नीट्यूड होती है और दूसरा नंबर उसका एंगल होता है एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। पहला सर नंबर क्या क्वेश्चन में होता है, पहले से ही नहीं लिखा होगा इसके कार्टेशियन फॉर्म या पोलर फॉर्म? देखो ना, आप लोगों को तो बता दिया, क्वेश्चन में पहले से ही बताएंगे तो तभी हमें पता चलेगा ना, हमें यस सर, वैसे मतलब कैसे एक्स पता वाई चलेगा। देंगे तो हमें पता चलेगा कार्टेशियन है, नहीं तो पोलर ही होगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, दोनों सूत्रों में आपको बताया जाएगा कि ये कार्टेशियन है या पोलर है, ठीक है। अगर नहीं बताया जाता तो आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी जूम कर लें, उसमें क्या फर्क पड़ता है, दोनों ही सूत्र सही होने चाहिए, ठीक। आपने जब इस क्वेश्चन को देखना है तो आपको ने पहले मतलब देख लेना है कि वो कार्टेशियन है या पोलर है। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आपकी अपनी मर्जी है, जो मर्जी ले लें। तो वो बेहतरीन तरीका होता है कि हम उसे कार्टेशियन ही लें क्योंकि वो ज्यादा आसान है, ठीक है। तो वो हमें कार्टेशियन ही लेना होता है। और अब अगर लिखा हुआ है तो फिर उसके मुताबिक, लेकिन याद रखना जब लिखा हुआ है तो अगर तो वो कार्टेशियंस हैं तो वो एक्स और वाई होंगे, लेकिन अगर वो पोलर हैं तो वो क्या होगा, मैग्नीट्यूड और एंगल, ठीक है।
ये आप लोगों ने ज़बानी याद रखना है, ये नोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ नोटेशन देख रहे हैं, कैसे कैलकुलेट करना है वो बात की बातें हैं, सब नोटेशन को अपने ज़हनों में हमने रखना है। अब मसलन यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 13 मैग्नीट्यूड है और 22.6 इसकी क्या है, वो है एंगल। तो अब ये देखो 13 मैग्नीट्यूड है और एंगल कितना है 22.6, तो वो आपको ब्रैकेट्स के अंदर ये लिख सकते हैं 13, 22.6। अच्छा, अब यहाँ ये उसने कहा है कि इज अप्रोक्सीमेटली 12.5 इन कार्टेशियन। ये हम लोगों ने सीखना है कि पोलर टू कार्टेशियन और कार्टेशियन टू पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये हमारे फ्यूचर क्वेश्चन होंगे कि अगर आपको एक चीज दी हुई है तो दूसरी में कैसे कन्वर्ट करना है, दूसरी दी हुई है तो पहली में कैसे कन्वर्ट करना है। सर अगर हमें डायरेक्शन, अगर हमें सर ना भी एंगल हमें ना भी बताएं तो हम सिर्फ y से भी तो पता लगा सकते हैं कि एंगल है क्या उसका। ऐसा नहीं होगा, वो आगे करके हम देखेंगे कि वो कैसे निकलना है, इस तरह से नहीं होता। और ना ही ये कैलकुलेशन y से हमें पता चलती है, वो x और y दोनों के कम्बिनेशन से पता चलती है। कैसे पता चलती है वो बाद में सीखेंगे। तो एक तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि पोलर फॉर्म गिवन होगी और आप लोगों को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन में। दूसरी तरह का क्वेश्चन ये हो सकता है कि कार्टेशियन गिवन हो, आपने कन्वर्ट करना है पोलर में। तो ये दो पॉसिबिलिटीज हैं कि आपका इस तरह से ये क्वेश्चन आ सके। और जो पिछला हमारा गुजरा है वो तो है ही, कुछ भी नहीं है उसमें, तो सिंपल है। ये हम लोगों ने नेक्स्ट पढ़ना है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो ये हमारा पास टॉपिक है, नेक्स्ट आएंगे, ये हम लोगों ने डिटेल से पढ़ने हैं। ये वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो वेक्टर्स के भी मल्टीप्लिकेशन के दो प्रोसीजर हैं। एक है कि वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट है स्केलर आए, और एक है वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या है, वेक्टर हो। यानी दो पॉसिबिलिटीज हैं, वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर एंड रिजल्ट इज स्केलर। इस तरह की एग्जांपल है वर्क डन, और वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय स्केलर। तो वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय वेक्टर और आंसर आ जाए आपके पास, क्या है आंसर आ जाए जनाब, वो आपके पास आंसर आ जाए ये वाला वेक्टर। इसकी मोमेंटम एक एग्जांपल है। अच्छा, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, और अभी थोड़ा सा एक टेस्ट हो जाए। ये क्वेश्चन सामने आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नजर आ रहा है? ये क्वेश्चन नजर आ रहा है? यस सर, सी सर। तो इसका आंसर मुझे कौन बताएगा? स्पीड सर, स्पीड सर, ऑप्शन सी जी। Which of the following is a scalar quantity? Force, speed, speed। तो कितने लोगों को ये क्लियर था? सर मुझे पता है सर, चले आगे। पता नहीं चला कौन मुझे। स्पीड था इसका जी, स्पीड। अगला क्वेश्चन जो है आप लोगों ने कॉपियों पे लिख लेना है और फिर बाद में देखते हैं कि सही है कि नहीं। बोलना किसी ने नहीं है, ठीक है? अच्छा, which of the following is a vector quantity? सब लोग अपने पेपर पे लिख लें। Distance, displacement, mass and temperature. Which one? लिख लिया सबने? Yes sir. Yes जी, कौन सा वेक्टर क्या है इसमें? Displacement. डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। प्लेसमेंट। एक बात और नोट कीजिएगा कि आप लोग जो क्लास आप लोगों की होती है, इस क्लास में यहाँ तक पता चल जाता है कि कौन सा स्टूडेंट कितनी देर क्लास में सीख रहा है। तो इसलिए प्लीज क्लास में प्रॉपर टाइमिंग लगाया करें और पढ़ा करें। और अदरवाइज बाद में आप लोगों को कुछ आवाज नहीं सही आ रही। मैं ये कहूँ है कि आप लोगों की क्लास जो होती है इसमें एक एक सेकंड का पता चलता है कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो क्लास में मौजूद है, कौन सा स्टूडेंट क्लास में मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज अपनी क्लास जो है वो प्रॉपर तरीके से अटेंड किया करें। मैंने तो आपको बता दिया, बाकी पता नहीं बताते भी हैं कि नहीं बताते। तो आप लोगों के सारी मिनट का पता चल रहा है कि कौन स्टूडेंट कितना टाइम रहा है। जी, इस दूसरी तिलावे सही करेंगे, उसकी तिलावे सही नहीं। जी, ये बताएं भाई, बुड्ढा भी सही जी सर। ये क्या चीज फोजिया सर, डी ऑप्शन।
आपके माइक से आवाजें आ रही हैं बहुत ज्यादा, इसे अनम्यूट करें। चलिए ठीक है सर ऑप्शन डी। इसीलिए समझ नहीं आ रही जी। डी फॉर डैड। डी इससे डी डी सर। डी सर। ठीक हो गया। हेड टू टेल की तरफ जा रहा है जी। अब इसका आंसर क्या हो सकता है? ए सर ए सर ए। आपको कैसे पता चल रहा है इतनी जल्दी? सर सी है। सर उसकी डायरेक्शन चेंज कर दें, ए होगा। इसकी डायरेक्शन सर डी है इसकी। सर डी है इसका भी। सर डी सर होगा। नीचे तो करें। ओ सर माइनस, सर सॉरी माइनस। सर थोड़ा सा ऊपर रख दें, इसको नजर नहीं आ रहा। सर सी भी तो हो सकता है, माइनस सर सी भी हो सकता है। जी अब देखें। सर सी ऑप्शन। सर सी है। सर सी ऑप्शन है। सी है। क्वेश्चन कौन सा है ये वाला? 4 ना? जी 4। सर सी है। सर सी ऑप्शन है इसका। अच्छा अभी ना एक काम और करते हैं, ठहरो। आपने इसका आंसर नीचे लिखा हुआ है और मैंने आपके मुताबिक इसका आंसर यहाँ पे लगाता हूँ। एक मिनट मेरे पास ए लगा दें। सर सी है। सर सी ऑप्शन सी लगाएं। जनाब आप लोगों के कहने के मुताबिक मैंने ए को पुट कर दिया, अब पता नहीं ये क्या हुआ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5। नीचे लिखा हुआ है ए करेक्ट है। अच्छा अब इसका आंसर क्या होगा? सर बी। सर बी है। इसका आंसर बी। ठीक है ठीक हो गया। अगला आंसर ये तो भी आप लोगों ने किया ही नहीं, छोड़ दें इसको। ये क्या है? ये भी नहीं किया। ये भी नहीं किया। हाँ ये भी नहीं किया अभी। नेक्स्ट है, ये भी नहीं किया। अब अगले वाले नहीं किए हुए हमने। यस। ये नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। ठीक है। आप लोगों को पता है आप लोगों का तकरीबन 50% से ज्यादा कोर्स कवर हो चुका है, 60-70%। सर मेरी बात सुने, आप फाइनल में ये सारा कुछ देंगे, मतलब मिड से पहले बाद वाला सारा कुछ, ये जो असाइनमेंट क्विज सब कुछ? ये कौन बोल रहा है? मैं मुकद्दस सर बोल रही हूँ। मुकद्दस, देखो मुकद्दस सिलसिला कुछ इस तरह से होता है, ये आपस की बातें हैं ना। इसको मैं पहले एक मिनट मुझे पहले ना सबसे पहले वो स्टॉप करने दो रिकॉर्डिंग, मैं बताता हूँ। स्टॉप रिकॉर्डिंग।